वेलकम बच्चों टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 19। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं ऑन योर प्यारा सा चैनल दैट इज फिजिक्स सीखो। और मेरा नाम है आसिफ अंसारी एंड काम है मेरा टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स के जिस राज से पर्दा उठाने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज की हेडिंग आपके रजिस्टर में जो होने वाली है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, ये सब चीज़ें चार्ज से एसोसिएटेड है ना। फिर उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ चार्ज, तो फ्लक्स भी एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज के साथ एसोसिएट होती है। अब हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज। ये पोटेंशियल भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है जो आज हमें सीखना है। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सीखने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें रिकॉल कर लेने हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल लग जाती है। तो पहले मैं वही कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल कराऊंगा जो आज पोटेंशियल को सीखने के लिए ज़रूरी रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा वर्क डन बाय अ फोर्स, जो आपको याद रहना चाहिए। वर्क डन बाय अ फोर्स क्लास 11th में सीखा था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, उस शायद फॉर्मूला आपको याद हो, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस तरीके से अप्लाई होती हैं उन्हें रिकॉल कर लो मेरे साथ। देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फोर्स लगा दी F, और इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस कर गया बाय S, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो फिर इसके ऊपर जो वर्क हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, उस वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आ जाए या लाइन ऑफ फोर्स में आ जाए, दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द लाइन ऑफ फोर्स। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वर्क मिल जाता है। और इस वर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता था F डॉट S। F डॉट S को अगर आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो F S cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन। ओके, तो ये F S cos थीटा है फॉर्मूला बेसिकली, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये वर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस तरीके से यूज करते हैं, इसमें F का मीनिंग क्या है, S का मीनिंग क्या है, ये आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब वर्क का ये फॉर्मूला याद कर लो दोबारा से, अगर भूल गए थे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। कॉपी करना है कहीं मार्जिन में कॉपी करके रख लो। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, यू कैन कॉपी इट बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए आगे बढ़ो। अब एक और चीज है जो मुझे क्लास 11th की फिजिक्स से ही याद करनी है, और वो भी इसी चैप्टर से थी। द चैप्टर इन क्लास 11th फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था, और वो कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ गिवन रीजन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसके पास होती है उसकी पोजीशन की वजह से। जब हम उसे कहीं रखते हैं, किसी फील्ड में रखते हैं, और उस फील्ड में उसके पास जो भी एनर्जी आएगी उसकी पोजीशन की वजह से, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे यहाँ पर भी सारा इस रूम में भी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ दोगे तो वो नीचे क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है नीचे जाने के लिए, इसीलिए नीचे जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है ना हमारे अर्थ का, ठीक। तो इस फील्ड में अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, मान लो इस जगह पर रखा यहाँ, तो यहाँ पर इसके पास इसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी इसके पास है वो कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो अब इस पोजीशन पर जो भी एनर्जी होगी वो इस पोजीशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करती है। इस पोजीशन पर अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। ओके, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं आता ही रहता है। 11th में आपने ग्रेविटेशनल के चैप्टर में पढ़ा था और इलास्टिक फोर्स के साथ भी पढ़ा था।
अब 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को और थोड़ा सा डिटेल में रिकॉल करें तो उसके लिए मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करता हूँ यहाँ पर। उस एक्टिविटी को समझो बेटा ध्यान से, उससे आपको कुछ याद आएगा जो आपने क्लास 11th में सीखा था, एक कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, अभी इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड मतलब फील्ड क्या चाहता है, अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये तो नीचे जाएगा ना, तो फील्ड तो चाहता है कि नीचे जाए, तो मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना है अगेंस्ट द फील्ड, तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैं जब इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, जो फील्ड चाहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। जब मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऊपर लेकर जाऊंगा लाइक दिस, ठीक है, मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन से इसकी पोजीशन चेंज करके इसको फाइनल पोजीशन पर ले आया। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ और होगी ना, कुछ और होगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुका है और इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी कम थी और यहाँ पर ज़्यादा है। याद है ना आपको, नीचे जब रहता है हाइट कम रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्यों आई, क्या कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का? बेटा वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड तो चाहता है कि नीचे जाता है ये, लेकिन हम कैसे लेकर गए अगेंस्ट द फील्ड, ओके, बिकम्स द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन करा एक्सटर्नल फोर्स ने ऊपर लगकर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बन जाता है। अब जब मैं इसको यहां से यहां ले आया, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स यहां पर हटा दी, एक्सटर्नल फोर्स हटाओ, तो एक्सटर्नल फोर्स हटाती ये वापस जहां से आया था उधर जाता है, और वहां पर भी नहीं रुका, जहां से स्टार्ट किया था उससे भी आगे निकल गया, क्योंकि यहां पर रोकने वाला इसको कोई था नहीं, यहां से स्टार्ट किया था ना और यहां तक ले गए, और एक्सटर्नल फोर्स हटा दी तो वापस गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाली फोर्स तो लगी रही है इस पर अभी तक, तो ये वापस जाता है, ये वापस जाता है फिर अपनी उसी फील्ड की वजह से। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं, सपोज पहले ये यहां पर था इनिशियल पोजीशन, फिर मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसको मूव करा के यहां तक ले आया, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ तो वर्क किया यहां से यहां तक जाने में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सपोज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड तो चाहता है इधर जाता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जी जिसको बोलते हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना, इस फील्ड में मैंने उसको मूव कराया, तो ये फील्ड है यहां पर, ओके, अगेंस्ट द फील्ड, जैसा फील्ड चाहता है उससे अपोजिट लेकर जाना है। इन मूविंग इट स्लोली फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर, कैसे लेकर जाना है, स्लोली लेकर जाना है, अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाना है। अब देखो स्लोली लेकर जाने के लिए इसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स तो जीरो हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि इस पे नीचे इसका वेट भी तो लग रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो अब आप इसको वेरी स्लो स्पीड से लेकर जा सकते हैं। नाउ द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स becomes the change in its gravitational potential energy, ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बन जाता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, ये याद रखिए। और कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, वेरी स्लोली ले जाना है, अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाना है, जैसा फील्ड चाहता है उससे उल्टा करो तो ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब अगर मैंने इसको यहाँ पर रिलीज कर दिया तो ये किधर जाएगा, ये जहाँ से आया था वापस उधर जाना है इसको, तो ये वापस उधर जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब जो इसके अंदर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया, वो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने में सेव हुई है, वही पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और ये वापस गिरेगा। इट मीन्स यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग रहा है बिल्कुल ठीक ठाक। पोटेंशियल एनर्जी नाउ स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ओके।
तो ये सब कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास के थे बेटा, ये रिकॉल करने बहुत ज़रूरी हैं आज के टॉपिक के लिए। ठीक, अभी जो फील्ड लग रहा है, ये जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कहाँ से आया? इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट जो यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अर्थ। अर्थ एक अलग मास, ये तो मास है ही इस ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ पर एक अर्थ है अलग से जो अपना फील्ड ऐसे लगाती है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इस सेंटर, है ना। तो जो फील्ड होता है ये कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर जो काम कर रहा होता है फील्ड लगाने के लिए। उसके फील्ड में अगर आप इसको मूव कराओगे तो फिर वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड ले जाने के लिए, और वो वर्क इसके अंदर इसकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बनकर सेव हो जाता है। अब यहाँ पर अगर तुमने अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटा दी तो ये वापस जाएगा, क्योंकि ये वाली फील्ड वाली फोर्स तो लगी रही है, ये इसको वापस लेकर आएगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी वजह से आई है पोटेंशियल एनर्जी, वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आप देखो, सपोज जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले, ऐसे काम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मान लो ऐसे काम कर रहा है, लाइक जैसे ये था वैसे ये ले लेते हैं, बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ेंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले, पॉजिटिव चार्ज, तो याद है ना, अगर कोई चार्ज क्यू नोट ले लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी क्यू नोट ई, एंड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव तो फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये लो, लग गई फोर्स। तो अब ये फील्ड तो चाहता है कि ये चार्ज इधर चला जाए, जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड चाहता है कि मास नीचे चला जाए, वैसे यहां पर हो रहा है। बट अगर मुझे इसको मूव कराना पड़े अगेंस्ट द फील्ड, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस फोर्स के अपोजिट, जैसे यहां पर लगाई थी। और अगर मैं इस फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर इसको यहां से यहां ले, यहां ले, मान लो ये इसका हो गया फाइनल पॉइंट, जैसे ये इसका फाइनल पॉइंट था और ये इनिशियल पॉइंट है। बिकॉज फील्ड चाहता है कि ये इधर जाए, फील्ड तो चाहता है कि ये इधर जाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम इसको अगेंस्ट द फील्ड ले रहे हैं। तो अगेंस्ट द फील्ड ले जाने में जो भी वर्क करा है इस एक्सटर्नल फोर्स ने, वो वर्क क्या बन जाएगा, इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स becomes change in its potential energy। और वर्क डन की कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 रहेगा और इसको वेरी स्लोली लेकर जाना है और अगेंस्ट द फील्ड करना है, जो भी करना है। फील्ड चाहता है इधर जाए, हम ले गए इसको अपोजिट, ठीक है। ये कंडीशंस रखनी है आपको वर्क डन कराने के लिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि अब फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो आप बोलोगे चेंज इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला मुझे यहां पर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन कंडीशंस के साथ बिकम्स चेंज इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर इनिशियल पॉइंट पर, और अब जो फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी फाइनल पॉइंट पर, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर दूं, अपनी एक्सटर्नल फोर्स जो अभी तक लगा रखी थी हमने उसको हटा दूं, ये हटा दिया, तो ये वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो अभी भी लग रही है ना, ये फोर्स इसको वापस लेकर जाएगी, और जब वापस लेकर जाएगी तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसको मिली थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल ठीक जैसे यहां पर लग रहा था यहां पर भी लगेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहां पर इनिशियल पॉइंट को मान लूं B और फाइनल पॉइंट को मान लूं A,
ठीक है, तो मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं वर्क डन का। वर्क डन इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट या इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल्स टू, वर्क डन का फॉर्मूला अभी सिखाया मैंने आपको, इज इक्वल्स टू, और ये कॉन्सेप्ट देखो, चेंज इन इट्स वर्क डन, पहले वर्क डन बताते हैं चलो। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, एफ डॉट एक्स है ना, एफ डॉट एक्स, चलो एफ डॉट एक्स, एक्स क्या है यहां से यहां तक का चेंज इन पोजीशन, एफ डॉट एक्स, ये आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना, एफ डॉट एक्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। एंड इफ द चेंज इन पोजीशन इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर चेंज इन पोजीशन आपने स्मॉल करा तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। ठीक, तो दिस इज द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन है। नाउ दिस वर्क डन बिकम्स चेंज इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन क्या बन जाएगा? चेंज इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक गया है, ये लिमिट्स हो गई, बिकम्स चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू ए। आपको याद है यहां पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हुआ करता था, कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं? जिस फोर्स से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट ले जाऊं तब भी वर्क डन इतना ही होगा, और स्ट्रेट ना ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं घुमाकर या और कहीं से ले जाऊं तब भी वर्क डन इतना ही होगा। ऐसी फोर्सेस जिनसे किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से गए हो, उन फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिल्कुल ठीक यहां पर भी वैसे ही होता है। अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक सीधा ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं किसी और पाथ से, तब भी वर्क उतना ही आएगा। वर्क डन यहां पर भी पाथ टेकन पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, तो इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर में, ठीक है। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही डिफाइंड है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमारे पास आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसको अभी आप इसको कॉपी करेंगे, ओके। और अगर आपको लगता है कि वो भी कॉपी करना है तो उसको अलग से मार्जिन में कॉपी कर लेना। वो हमारे सिलेबस का तो पार्ट नहीं है ना, वो तो हमने रिकॉल करा है, याद करा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है, और ये कुछ अभी सीखा है। इसको कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर बहुत जरूरी है कॉपी करना। आई होप कॉपी कर चुके हैं आप। अब देखो एक चीज़ और बतानी है अब आपको यहाँ पर। देखो एक्सटर्नल फोर्स ने जो काम करा है, आपको नहीं लगता कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी वही काम करा होगा? क्यों? क्योंकि नेट फोर्स को जीरो बनाना है अगर, तो एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम है। एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट लग रही है, तो इट मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सेम ओवर हियर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए 101% एक्सटर्नल फोर्स को इक्वल टू क्यू नोट ई तो होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन ही तो अपोजिट है बस। अगर ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है एक्सेलरेशन 0 वाली, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स क्यू नोट ई के इक्वल लानी पड़ेगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो जितना काम इस फोर्स ने करा है, क्योंकि ये फोर्स भी तो उतनी है, उतना ही काम इलेक्ट्रिक फोर्स भी करेगी, बट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इसका वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो आप यहां पर कह सकते हो कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, इसको बोल रहा हूं मैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक किसी चार्ज को ले जाने में अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो होता है ये, ओके, बी टू ए ले जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखूंगा Fe, तो ये वाला वर्क डन तो इस वाले वर्क डन के अपोजिट हो गया ना, नेगेटिव हो गया। तो अगर ये वाला वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ कैसे एसोसिएट करोगे? ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। ये वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स वाला, देखो ये लिखा एक्सटर्नल और ये लिखा इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। तो मैं इसको ऐसे एसोसिएट कर सकता हूं। देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं change in potential energy is negative of the work done, is negative of the work done by the electric force, negative of the work done by electric force। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट आपका यहां चल रहा है, ये नंबर 1, एंड द अदर वन इज ओवर है नंबर 2, ओके। ये दोनों चीजें आपको मेंशन कर लेनी है अपने नोट्स में, लेकिन अभी आगे जो हमें यूज करना है वो ये नंबर 1 यूज करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाला। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने करा है इन कंडीशंस में, उतना ही वर्क हमारी फील्ड वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स भी करेगी, बट उसका वर्क एक्सटर्नल फोर्स से किए गए वर्क के नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको भी आप कॉपी करो एंड लेट मी हैव स्क्रीनशॉट जो आपको शेयर करके देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर। और आपको पता है ना कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस बोर्ड पर शेयर होने वाले सारे नोट्स चेक कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है आपको सब चीजें? अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस लेक्चर में, और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है आप धीरे धीरे। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला लिखा है ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल रहे हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल बी पॉइंट है, सॉरी ये ए पॉइंट फाइनल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज मेरे पास है, तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैं अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकता हूं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोलूंगा मैं इसको। नाउ हाउ टू डिफाइन दिस electrostatic potential energy difference? It is defined as work done by, अब आप इस डेफिनेशन को लिखना चाहते हो तो लिखो, मैं बोल देता हूं आपको, आप मेरे साथ लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज
in moving a positive charge from one point to the other against the field very slowly without any acceleration. ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. तो ये डेफिनेशन आपको कॉपी कर लेनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड एज work done by external force in moving a positive charge from one point to the other against the इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हो, विदाउट एक्सेलरेशन एंड वेरी स्लोली. ये सारे पॉइंट्स आ गए. वेरी स्लोली मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स जीरो रहेगी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. और वेरी स्लोली मतलब स्पीड बहुत कम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट तो रहेगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन वो वेरी स्लोली जाएगा तो बहुत कम भी रहेगी स्पीड. ठीक है. इस तरीके से अगर आप इस चार्ज को इस फील्ड में यहां से यहां तक लेकर जाओगे तो यहां से यहां तक जाने में जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है या डिफरेंस आया है उसको हम डिफाइन कर पाते हैं. दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन का यही फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले से हमने इसको डिफाइन किया है. तो बेटा कॉपी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. पॉज करें यहाँ पर. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. लेट मी रब आगे बढ़ते. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डिफाइन कर लिया है. अब यहां पर हमारे पास समय आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो आज की हेडिंग है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है. आई हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन एंड वेरी स्लोली. सब चीजें यही रहेंगी, बस आपको बोलना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. देखो ध्यान से, यहां से यहां तक जो भी वर्क हुआ है वो वर्क इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा. दैट वर्क विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए. ठीक है ना, इस बात को तो मानते हो? चलो ऐसे मान लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मास m का है, इसे यहां से यहां तक ले जाना है. इस मास का इस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए. ठीक वैसे ही इस चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए. तो वर्क डन तो डिपेंड करता है, दिस वर्क डन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मूव्ड. जो भी चार्ज हम मूव करा रहे हैं, ऑफ चार्ज मूव, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो क्योंकि इस चार्ज की हेल्प से हम सब चीजें टेस्ट कर रहे हैं यहां पर, है ना. ये वर्क डन डिपेंड करता है इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर. अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी डिफाइन कर लें जो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड ना करे तो वो क्वांटिटी क्या होगी? वो क्वांटिटी हो जाएगी वर्क डन
डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। अगर वर्क डन इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्यू नोट आता होगा ना, तो वर्क डन के फॉर्मूले को क्यू नोट से डिवाइड करा दो। जब आप वर्क डन के फॉर्मूले को क्यू नोट से डिवाइड करा दोगे तो इसके फॉर्मूले में जहां भी क्यू नोट आता होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड, जो भी चार्ज आप मूव कर रहे हो उसको, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, आगे इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड without acceleration and very slowly becomes electrostatic potential difference between the 2 points. It becomes electrostatic potential difference between the 2 points. यहां से electrostatic potential difference को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो what is electrostatic potential difference? Work done per unit charge, तो जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उसे डिवाइड कर दो। इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, कहां से कहां ले गए, बी से ए ले गए। इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए। विदाउट एक्सेलरेशन ले गए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो लगाई थी वो इस फोर्स के इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। एंड वेरी स्लोली लेकर जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीड ज्यादा नहीं रखनी है, वेरी स्लोली लेकर जाना है, धीरे धीरे लेकर जाना है, यहां से धीरे 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 लेकर जाना है। ठीक है, इन कंडीशंस में आप ये चीज लिख रहे हो तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हम लिखते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय द चार्ज मूव्ड। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी फॉर्मूले को अगर आप बोलोगे तो वो हो जाती है इसकी डेफिनेशन। और यहां से मैं पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट भी लिख सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट लिखेंगे दैट इज जूल्स, चार्ज के साइड लिखेंगे दैट इज कूलम। जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। ओके, क्या हम यहां पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं? डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना आसान है। देखो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करा है, वैसे ही 1 वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी तो डिफाइन कर सकते हो। इफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इस चार्ज को कर दो 1 कूलम। ठीक है, ये कर दिया 1 कूलम। If work done in moving a charge of 1 coulomb, इसको कर दिया मैंने 1 coulomb from one point to the other by the external force against the electric field without acceleration and very slowly is 1 joule। अगर एक चार्ज को, जो 1 कूलम का चार्ज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया काम 1 जूल है। किन कंडीशंस में? इन कंडीशंस में, अगेंस्ट द फील्ड, विदाउट एक्सेलरेशन एंड वेरी स्लोली। तो फिर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देन आई कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कॉपी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ लिया जाए तो यू हैव द डेफिनेशन। ओके, तो अब हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में सीखा कि किस तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन किया कि जो भी यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसको मिली तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ गया या चेंज आ गया। तो उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन किया।
डिफाइन करने के बाद फिर हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़े जो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर अंडर द गिवन कंडीशंस, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अंडर द गिवन कंडीशंस। और वो गिवन कंडीशंस क्या है, अगेंस्ट द फील्ड, वेरी स्लोली, विद जीरो एक्सीलरेशन। अब ये जो फील्ड है ये कहां से आया, जैसे अभी आपको ऑब्जेक्ट मूव कराया था ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ऑब्जेक्ट मूव कराने में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी, तो वो जिस फील्ड में मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कहां से आया था, वो कहां से आया था, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है अर्थ प्लैनेट, उसका फील्ड था। वैसे ही यहां पर भी कोई दूसरा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन जरूर होगा, दूसरे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन जरूर होगा जिसने अपना फील्ड यहां क्रिएट कर रखा है। हो सकता है वो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन इधर हो या हो सकता है वो इधर हो, वो दोनों तरफ में से किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये किसी दूसरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आया है, और ये जो दूसरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलेंगे आप सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स चार्ज। दिस इज सोर्स क्योंकि इसने फील्ड क्रिएट करा है, और इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज क्योंकि इसकी हेल्प से तो हमने सब चीजें टेस्ट की हैं। यहाँ पर टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट पहली बार हमने डिस्कस करा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सीखा था। आप जाकर वहां उस क्लास में भी देख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है और इसकी मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक। तो अभी यहां तक की चीजों को बेटा अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो। मैं फिलहाल यहां पर आपके लिए एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। आई होप आपने ये सब चीजें मेंशन कर ली हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में, और आगे क्या हेडिंग होने वाली है उसको भी देख लेते हैं। चलो आगे। Now the heading next will be electrostatic potential difference. Electrostatic potential difference due to a point charge. Due to a point charge. किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कितना होता है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। डेफिनेशन आपको दे दी गई है, यही डेफिनेशन यूज की जाएगी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज निकालने के लिए। अभी जो डायग्राम था जिसको हमने अभी अभी रब करा है, ये जो फील्ड था ये किसी दूसरे चार्ज की वजह से था ना, जिसको हमने सोर्स बोला था, दूसरा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पर था बेटा। अब ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ये एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं पॉइंट चार्ज लूंगा, फिर चेक करूंगा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से दो पॉइंट्स जो आपने लिए थे बी और ए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एंड दिस इज द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ योर सिलेबस टुडे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले जो आज कहानी आपने सीखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, आइए मेरे साथ। तो हम ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम जिसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे एक पॉइंट चार्ज, और ले लो उसको पॉजिटिव कैपिटल क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूरी पर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है मेरे पास बी और एक पॉइंट है मेरे पास ए, ठीक है। और यहां पर मैं बी से ए की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाऊंगा। क्या लाऊंगा? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाऊंगा, क्यू नॉट। आप देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका फील्ड क्या चाहेगा, ये रिपेल करके इधर चला जाए। अब अगर मुझे अगेंस्ट द फील्ड करना है तो अगेंस्ट द फील्ड करने के लिए मैं से बी टू ए लाऊंगा,
तो मेरी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी लाइक दिस, एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रही होगी दूसरे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट लाइक दिस। अगर इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E है एट दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट को P मान लो, है ना, अभी चार्ज किसी एक इंस्टेंट पर P पॉइंट पर है। इफ द चार्ज इज एट पॉइंट P और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो अभी यहां पर फोर्स लग रही है Q नॉट E, द फोर्स एक्टिंग इज Q नॉट E। ये फोर्स इसको इधर ले जाना चाहती है, लेकिन हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे इधर लेकर जाएंगे। कहां से कहां तक? B से A तक। अब आप यहां पर एक चीज और एज्यूम कर लें कि सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये क्या है? ये पॉइंट चार्ज है, ये वो चार्ज है जो हेडिंग में मेंशन है, पॉइंट चार्ज ये वाला, ओके। और इस पॉइंट चार्ज से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे आप मान लो RA, और जो B पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसे आप मान लो RB, और जो अभी P पॉइंट पर ये है उसका डिस्टेंस हम मान लेंगे X। चलिए मान लिया। अब मुझे B और A पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को यूज करना चाहिए। तो अभी जितना भी हमने डायग्राम बनाया है बच्चों, अगर आपने इसको अपने वर्ड्स में लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इस डेरिवेशन की थ्योरी। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हम क्या कर रहे हैं? इस डेरिवेशन में हम एक पॉइंट चार्ज से आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, और फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होता है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मान लो डेल्टा V है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in moving the charge from B to A divided by the charge moved, divided by the charge moved। ये है ना डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इट मींस अभी तो मुझे पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A against the field very slowly without any acceleration divided by the charge moved, वो है Q नॉट। अगर मेरे पास वर्क डन आ जाएगा तो मैं उस वर्क डन को इस इक्वेशन नंबर 1 में लिखूंगा और मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो नाउ द बेसिक पॉइंट ऑफ द डेरिवेशन इज टू फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन एज वर्क डन फ्रॉम B to A इज गिवन एज एक्सटर्नल फोर्स जो भी है डॉट dx, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं यहां से यहां तक dx, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये चार्ज यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, इतना फ्रॉम पॉइंट P, मान लो ये वाला पॉइंट P है, तो फ्रॉम टू पॉइंट Q, या फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S, मान लो S, Q नहीं लेंगे क्योंकि Q तो हमारा चार्ज है, ठीक है, यहां आ गया। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल dx। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? B से A तक करना है। B का डिस्टेंस कितना है? RB।
और ए का डिस्टेंस कितना है, आर ए, यहां से यहां तक आपको करना है, आर बी से आर ए तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल्स टू, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपको जीरो एक्सीलरेशन से जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स नीड टू बी इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी क्यू नॉट ई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx, इधर हमारी फोर्स भी इधर लग रही है एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा cos 0। लेकिन एक चीज चेक करो, यहां पर ये dx जो हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से x तो कम होता जा रहा है ना, अभी x यहां तक था, अब यहां तक हो जाएगा, थोड़ी देर में और कम, थोड़ी देर में और कम हो जाएगा, क्योंकि x कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये dx जो है ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ये dx नेगेटिव है, दैट इज व्हाई अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। कहां से कहां तक करना है, आर बी से आर ए तक करना है, आर बी से आर ए तक। ठीक, cos 0 इज 1, cos 0 को 1 कर दो, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना चार्ज की मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज की, इसको बाहर लेकर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है इस डेरिवेशन में बच्चों, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से। माइनस क्यू नॉट ई को क्यों बाहर नहीं ले जा रहे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है बी से ए तक जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का वैसे भी कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास क्यू, यहां आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तुम्हें ई, तो फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है ना, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगा इंटीग्रल से। cos 0 1 हो गया, क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस नहीं है तो k यूज करेंगे, अभी k यूज करके चलते हैं। तो फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस क्यू नॉट के क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अभी कितना है, अभी कितना डिस्टेंस है x अपॉन x स्क्वायर dx। कहां से कहां तक करना है, आर बी से आर ए तक, यहां पर भी लिमिट लिख सकते हो, आर बी से आर ए तक करना है, आर ए तक। ओके, अब देखो k और q भी कांस्टेंट है, k is a constant of proportionality in this formula and q is the charge of the source charge, the magnitude of the source charge, है ना, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएंगे, बचेगा 1/x स्क्वायर, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखना है। अब माइनस k और q ये दोनों बाहर आ गए, और पहले से q नॉट है, और 1/x स्क्वायर को आई कैन राइट x की पावर -2, और इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करना है, लिमिट्स हैं इनिशियल आर बी और फाइनल डिस्टेंस आर ए, ये लिमिट्स हैं, तो इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के क्यू नॉट x की पावर -1 अपॉन -1, ये इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर -1, एक पावर इंक्रीज करते हैं, और जो इंक्रीज पावर होती है वो डिनोमिनेटर में भी जाती है, इंटीग्रेशन का रूल याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और लिमिट्स कहां से कहां तक हैं, लिमिट्स है आर बी से आर ए तक, लिमिट्स मत भूलो, लिमिट्स हर स्टेप पे लगाते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको मैं कर देता हूं माइनस माइनस प्लस, वरना ये आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में। माइनस माइनस प्लस, इसको यहीं हटा दो, जो चीज कैलकुलेशन में जहां खत्म हो जाए खत्म कर दो, कैलकुलेशन को हमेशा सिंप्लीफाई करके चलना चाहिए। के क्यू नॉट x की पावर -1 को आई कैन राइट 1/x एंड लिमिट्स आर बी से आर ए तक। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो वेरिएबल है इसमें पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर माइनस, फिर इसमें लोअर लिमिट लगाओ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है
माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओ 1/RB। ये है वर्क डन का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन in moving a charge from one point to the other by the external force very slowly with zero acceleration and against the field। और अगर आपको कहा जाए कि बच्चों वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स भी बता दो, इसका नेगेटिव जो आज कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाए तो माइनस के क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। अब मुझे वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया है और मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये लिखी है कि वर्क डन जो भी आया है उसको जो आपने चार्ज मूव कराया क्यू नॉट उससे डिवाइड करा दो, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये लो पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करना है और वर्क की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करा देनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज के क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB 1/RA माइनस 1/RB डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड। डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर आ चुका है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कराने के बाद यहीं लिख देता हूं। तो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज के क्यू 1/RA माइनस 1/RB। क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया ना, क्यू नॉट से डिवाइड बाय क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप पूरा बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। अभी आपका काम है, अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी समझ में नहीं आया, ये सारे स्टेप्स है ना, अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है इन स्टेप्स में, तो आपको अभी के अभी वीडियो क्लास को रिवाइंड करके दोबारा से यहाँ तक सुनना है। सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ चुका है तो वीडियो को पॉज करके ये नोट्स रजिस्टर में कॉपी कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने लगता है कि ये सारे नोट्स कॉपी कर लिए हैं अभी तक। अब लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल गया बी और ए के बीच में, मुझे चाहिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब मुझे पता करना है भाई, मुझे बी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये बता दो कि बी पर कितना पोटेंशियल है, ए पर कितना पोटेंशियल है, या जब ये पी पर था तो तब कितना पोटेंशियल था। मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताओ। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों इस बात को समझो कि जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है ना, जो रियल चीज है, जो असली चीज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है। असली चीज पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उतना ही रहेगा हमेशा, और वो पाथ अगर तुम बदल दोगे ना यहाँ से यहाँ तक जाने का, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये किसी चीज पर डिपेंड करता है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल को जीरो कहाँ माना है। और पोटेंशियल को जीरो मानना हमारी मर्जी है, कहीं पर भी मान सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट अ पॉइंट जहां पर पोटेंशियल को जीरो रखना है। अब जब ये फ्रीडम हमारे पास है तो ऐसी जगह पर पोटेंशियल को जीरो मानेंगे जहां पर पोटेंशियल को जीरो मानकर कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अब किस पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो माना जाए, चलिए उसको भी देखते हैं।
देखो अब हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पर पहुंचो, इन्फिनिटी मतलब इस सोर्स चार्ज से, पॉइंट चार्ज से, इस वाले सोर्स चार्ज से बहुत दूर निकल जाओ, एंड लेट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को बोलेंगे जीरो। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी को चेक करोगे तो डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ना, बी एंड ए। तो डेल्टा वी जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल, ये लिख सकते हो ना, वी ए माइनस वी बी। इसको आप नेक्स्ट स्टेप बनाकर इसी के नीचे लिख देना, अभी जहां पर आपने चीजें खत्म की थी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वी ए माइनस वी बी, डेल्टा वी की जगह यू कैन ऑल्सो राइट वी ए माइनस वी बी। अब यहां से एक चीज समझो, अगर मैंने इस पॉइंट की जगह इंफिनिटी पर पहुंचा दिया इस पॉइंट को यहां से, मतलब आर बी क्या हो जाए, आर बी ये, तो आर बी तो हो जाएगा इनफाइनाइट, आर बी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, आर बी को करेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। let us assume that electrostatic potential is zero at infinity मतलब far away point from source charge, far away point from source charge। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है इंफिनिटी पर, तो इट मींस वी बी जो है वो मैं लिखूंगा वी इंफिनिटी, और वो हो गया जीरो। और आर ए की जगह बस इसको आर ही कह दो, आर ए की जगह इसको आर कह दो, है ना, आर कह दो, या आर ए ही रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या ये फॉर्मूला फिर मैं लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को आप कोई नंबर डालेंगे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। यूजिंग इक्वेशन 2 वी ए माइनस वी बी तो जीरो हो गया, क्योंकि वी बी पॉइंट पहुंच गया इंफिनिटी पर, बी यहां से हटाओ यहां पहुंच गया, इसको यहां से हटाओ यहां पहुंचा दो, बी यहां पहुंच गया इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल को हमने जीरो एज्यूम कर लिया, तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर ए, आप चाहो तो आर ए को आर लिख लो या आर ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें, माइनस 1 अपॉन आर बी कितना हो गया, वो हो गया इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय अ वेरी लार्ज नंबर इज ऑलवेज जीरो, ये हो गया जीरो, तो जो बचा वो है वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू upon RA. This is potential of the point charge at a given point A. A point जिसका डिस्टेंस चार्ज से RA है, उस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है, K Q upon RA, लेकिन अंडर अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज दिस। ये एज्यूम क्या है ना, दैट कंडीशन इज दिस कि पोटेंशियल इनफिनिटी पर जीरो मानकर ये आंसर आता है। अगर आप पोटेंशियल को कहीं और जीरो मानोगे तो कुछ और आंसर आएगा वी ए का, फिर आंसर वी ए का कुछ और आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं है, ये असली चीज नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है। ये डिफरेंस कभी चेंज नहीं करेगा इस बात पर कि आपने जीरो पोटेंशियल कहाँ माना है, ये डिफरेंस कभी चेंज नहीं करेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बट पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये आप कॉपी करेंगे, इसको याद भी करेंगे। और अगर मीडियम फ्री स्पेस है, स्पेशल केस, इफ मीडियम इज फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ये फ्री स्पेस का इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया।
मैंने जिस तरह से फॉर्मूले को बोला है वैसे ही याद करना है। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट ए इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इन फ्री स्पेस। ठीक है ना, आर ए लिखा है, आर ए कर दिया मैंने इसको। तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, ये बोलो। और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, हेडिंग के साथ भी लिख सकते हो, हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज क्यू। अगर चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट पॉजिटिव होगा, लिख लो, ये लिखना बहुत जरूरी है। इफ पॉइंट चार्ज दिस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, तो इसका पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट पॉजिटिव होगा, एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव तो इसका पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट नेगेटिव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप मेंशन कर ले जरूर। और अभी यहाँ पर इस चीज का मैं स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से रख करने वाला हूँ। So what I am saying is that if Q is positive, then V is also positive. If Q is negative, then V is also negative. Okay, if Q is positive then V is also positive, and if Q is negative then V is also negative. So this is very important point, ये point भी आपको अपने notes में add कर लेना है। Potential is a scalar quantity, ये point भी हो गया। अब इससे अलग और क्या चीज़ रह गई है? The thing remaining is कि क्या इसका कोई ग्राफ भी होगा? Yes, ग्राफ भी होगा, और वो ग्राफ हमें देख लेना है। चलिए यहाँ पर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो इस ग्राफ को कॉपी कर लें, एंड दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आगे के क्लासेस के लिए, क्योंकि आगे की कुछ क्लासेस पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक पर ही डिपेंड करेंगी। आगे हमें देखना है पोटेंशियल ड्यू टू आर डायपोल या पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, जो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लासेस के लिए। इस क्लास के नोट्स बनाकर इस क्लास को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।